सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्पर्श से गद्य भाग का पाठ एक। बड़े भाई साहब बच्चों गद्य खंड का पाठ एक है बड़े भाई साहब, लेकिन यदि हम काव्य खंड के 9 पाठ के बाद इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो ये 10वां पाठ आता है। ठीक है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में अपने और अपने भाई के संबंध को उजागर किया है। इस कहानी में एक बड़े भाई के द्वारा अपने छोटे भाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, किस प्रकार उसे गलत रास्ते पर चलने से रोका जाता है, उसे डांटा जाता है, समझाया जाता है और अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर किस तरह से एक भाई को दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक अद्भुत कहानी बड़े भाई साहब। बच्चों, आप लोग आए दिन अपने घरों में सुनते होंगे, अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अभी तुम छोटे हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह टोकता नहीं। लेकिन आप इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। अर्थात जो अपने घर में बड़े होते हैं वो बड़े ही कहलाते हैं, चाहे उनकी उम्र 9 साल ही क्यों ना हो। मान लीजिए आप 9 साल के हैं, आपका भाई 7 साल का है, लेकिन आप 9 साल के बड़े माने जाएंगे और किसी दूसरे घर में 9 साल का बच्चा छोटा है, उससे बड़ा उसका एक भाई है, तो वहाँ पर वो 9 साल का बच्चा छोटा ही माना जाएगा। तो प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है तो घर के लोग उससे बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं ना। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और यही कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें, वो अपने छोटे भाई के लिए आदर्श बन जाएं। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है, यानी उनका अपना बचपन दब जाता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत बना डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। लेखक कहते हैं कि अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि उनके भाई में और उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, केवल 5 साल बड़े थे उनके भाई, लेकिन केवल 3 कक्षा उनसे आगे थे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि भाई साहब जब 5 साल बड़े थे उन्हें 5 कक्षा आगे होना चाहिए था, लेकिन वो केवल उम्र में उनसे केवल 3 कक्षा ही आगे थे। क्योंकि उन्होंने भी जिस उम्र में लेखक स्कूल गया तो उसी उम्र में उनके भाई को भी स्कूल में भर्ती कराया गया। उस ज़माने में ऐसा ही होता था, पढ़ाई की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो छोटे और बड़े एक साथ ही स्कूल में दाखिला दिया गया उनको। लेकिन तालीम, उनका कहना है कि तालीम कहते हैं शिक्षा को, ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में उनके भाई जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। कहने का मतलब वो व्यंग्य कर रहे हैं कि उनके भाई जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। कहने का मतलब वो एक ही कक्षा में कई बार फेल हो जाते थे। इस भवन की बुनियाद
खूब मजबूत बना डालना चाहते थे। किस भवन की? शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद को वो बहुत मजबूत बनाना चाहते थे, ताकि वो बड़े होकर के कुछ काम कर सके। क्योंकि कहते हैं ना, अगर घर की बुनियाद मजबूत होती है, उसके ऊपर हम 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला कितना भी बड़ा भवन बना सकते हैं। इसलिए वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कहने का अर्थ है कि वो एक कक्षा को 2 साल में पास करते थे। कभी कभी तो उन्हें 3 साल भी लग जाते थे, क्योंकि उनका मानना यही था कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। अब यहाँ पर छोटा भाई जो है, अपने बड़े भाई के बारे में अपने और भाई के बीच में अंतर कर रहा है। उनका कहने का मतलब कि लेखक की उम्र 9 साल थी, उन दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर था, और भाई 14 साल के थे। तो इस तरह से बड़ा होने के कारण, क्योंकि वो बड़े भाई थे, 5 साल बड़े थे, तो उनको ये जन्मसिद्ध अधिकार था। मतलब जन्मसिद्ध अधिकार का कहने का मतलब जो उनको स्वतः ही बड़े होने के कारण वो अधिकार प्राप्त हो गए थे कि छोटे भाई को डांटना भी है और उसकी देखभाल भी करनी है, उस पर पूरी निगरानी रखनी है। और छोटा भाई छोटा होने के कारण उसका सारी शालीनता, उसके नैतिक वैल्यू इसी में थे कि अपने बड़े भाई की बात को, उनकी आज्ञा को एक कानून समझे, कि मतलब उनकी आज्ञा का उल्लंघन उन्हें नहीं करना है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। इस अनुच्छेद में लेखक अपने बड़े भाई के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कि लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई का जो स्वभाव था, अध्ययनशील था। अध्ययनशील का मतलब पढ़ने में रुचि थी उनको, वो हमेशा पढ़ते रहते थे, हर दम वो किताब खोले बैठे रहते थे। और जब वो थक जाते थे तो शायद वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए, जब पढ़ पढ़ करके थक जाते थे, तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपने किसी कॉपी पर या किताब के जो हाशिया कहते हैं, किताब के जो चारों लाइनों बॉर्डर बना रहता है, उस पर कभी चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। उन्हें, यानी कि उन्हें चित्रकारी का भी शौक था। तो कभी कभी क्या करते थे, वो कभी चित्र बनाते थे, और कभी कोई एक नाम जो उनके दिमाग में आ गया, वही नाम या कोई एक शब्द जो भी उनके दिमाग में आया, उसको वो 10 बार, 10-10 बार, 20-20 बार लिख डालते थे। कभी वो कोई शेर उर्दू का होता है ना, जैसे हमारे कविताएं होती है, पद्य होते हैं 2-2 लाइन के, दोहे होते हैं, ऐसे ही शेर होते हैं उर्दू के। तो उनको बहुत सुंदर सुंदर अक्षर में लिखने की नकल करते, सुलेख बना बना कर लिखते। और कभी कभी वो ऐसे ही लिखते थे, ऐसी चीज़ें लिखते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था, उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं होता था उन शब्दों में। ऐसे शब्द वो लिखते थे, ये लेखक का कहना है। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं कि वो कभी लिख देते थे भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत आदि, ये जितने भी शब्द अभी दोहराए मैंने, वो लिखते थे। और उसके बाद में वो लास्ट में एक आदमी का उन्होंने चेहरा बना दिया। तो भाई जो था 5 साल छोटा लेखक, वो बहुत कोशिश करता है, चेष्टा करने का मतलब है कोशिश करना, कि वो सोचता है कि मेरे भाई ने शायद ये कोई पहेली है जो हमें समझ में नहीं आ रही, इसका कोई अर्थ होगा ज़रूर। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाया कि भाई ने इतने सारे शब्द इतनी बार लिखे, फिर बाद में अंत में एक आदमी का चेहरा बना दिया। और क्योंकि 5 साल छोटा था, तो बड़े भाई से तो पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
क्योंकि उसका बड़ा भाई 9वीं क्लास में था और वो 5वीं क्लास में था। भाई इतना अंतर होने के बाद तो बड़े भाई की जो रचनाएं जो भी उन्होंने लिखा या बनाया, तो लेखक का कहना है कि मेरे लिए वो ऐसा था जैसे छोटे मुंह बड़ी बात की। अयोग्य, लेखक अपने आप को अयोग्य समझता है कि एक अयोग्य व्यक्ति बड़ों की रचनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता। आगे लेखक कहते हैं, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो बस पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, कभी उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस गद्यांश में लेखक अपने स्वभाव के बारे में बता रहा है। इससे पहले तो उसने अपने भाई के स्वभाव के बारे में बताया ना, इसमें वो अपने स्वभाव के बारे में बता रहा है कि भाई के विपरीत, जहाँ भाई उसके घंटों किताबें खोले रखता था, पढ़ता रहता था, अध्ययनशील स्वभाव था, वहीं लेखक बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था लेखक का। वो 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठ नहीं सकता था चैन से। जैसे उसे मौका मिलता, दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, तो जैसे ही उसे मौका मिलता तुरंत भाई की आंख बचाकर मैदान में आ जाता और वहाँ खेलने में उसका बहुत मन लगता था। वहाँ क्या करता था वो मैदान में, कभी छोटे छोटे पत्थर उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाता और यदि उसे कोई साथी मिल जाता तो बस उसके तो पौबारा हो जाते, मज़े आ जाते। दोस्तों के साथ खेलना, कभी चार दीवारी पर कूदना, चढ़ना, कभी वो वहाँ पर जो स्कूल हॉस्टल का जो फाटक था गेट, उस पर खड़े होकर उस गेट को आगे पीछे चलाना, ऐसे जैसे कि कोई वो मोटर कार में घूम रहा हो। उसी गेट को, फाटक को मोटर कार का रूप देकर आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठाना, ये काम करता था। और जैसे ही वो खेल कूद कर आराम से कमरे में आता तो भाई साहब त्योरियां चढ़ाकर गुस्से में होते। रुद्र रूप का मतलब है गुस्से में, तो उसके प्राण सूख जाते। प्राण सूखने का मतलब वो बहुत घबरा जाता। इस पूरे पाठ की भाषा बच्चों मुहावरेदार है और अनेक मुहावरों की भरमार है इस पाठ में। प्राण सूखना भी मुहावरा है। उनका पहला सवाल, भाई साहब सबसे पहला सवाल उससे यही पूछते थे कि तुम कहाँ थे। तो और हमेशा बड़ी क्रोधपूर्ण ध्वनि में रौब से डपट करके वो ये सवाल पूछते थे और लेखक इसका कोई जवाब नहीं दे पाता था। वो केवल गर्दन झुकाकर चुप हो जाता था। मौन होना का मतलब है चुप होना। वो चाहता था कि मैं कहूँ, लेकिन न जाने क्यों वो भाई के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था और बस उसका चुप रहना, उसका मौन ऐसा लगता था कि मानो उसने कोई अपराध किया हो और चुपचाप उसने सिर झुकाकर उस अपराध को स्वीकार कर लिया हो। और भाई साहब के पास भी कोई इलाज नहीं था। भाई साहब मारते तो नहीं थे, लेकिन प्यार से और गुस्से से, दोनों गुस्सा और प्यार से मिले जुले शब्दों से उसका सत्कार करते थे, यानी उसे डांटते डपटते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसे खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं।
तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? तो बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने वर्णन किया है कि जब वो कमरे में आता था खेल कूद कर, तो उसके भाई उसको क्या कहकर डांटते थे, कैसे समझाते थे। तो उसके भाई कहते हैं कि तुम खेल पढ़ने की बजाय तुम मैदान में भाग जाते हो। और अंग्रेजी, उस समय अंग्रेजी विषय जो बड़ा कठिन समझा जाता था, क्योंकि सारे बच्चे हिंदी भाषी होते थे। हिंदी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा कठिन ही लगता था। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, तो वो उन्हें समझाते हैं कि ऐसे खेल कूद में तुम्हारा मन लगता है, किताबें तुम पढ़ते नहीं हो। हर्फ कहते हैं अक्षर को, और इस ढंग से तुम्हें एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आएगा। और अंग्रेजी को तुम हंसी खेल मजाक मत समझो, क्योंकि अगर ऐसा होता, अंग्रेजी इतनी आसान होती, तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति भी अंग्रेजी पढ़ के विद्वान हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। कहने का मतलब है ध्यान से पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है। ये भी मुहावरा है, खून जलाना पड़ता है मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के ये विद्या, ये अंग्रेजी आती है। और वो कहते हैं इतनी मेहनत करने के बाद आती, हम इसको आना नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा बहुत गुजारे लायक आ जाती है। कि बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वो भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बोल भी नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। और तुम ऐसे अपना टाइम गंवा रहे हो। तो कहते हैं, अपने भाई को घोंगा कहकर संबोधित करते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो। घोंगा का अर्थ है मूर्ख। कि तुम मुझे देख करके, अपने भाई को देख करके भी सबक नहीं लेते, का मतलब नहीं समझते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों से देखते हो, और नहीं देखते का मतलब कि तुम ये देखकर भी अगर अनदेखा कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, तुम बेवकूफ़ हो। और वो अपने भाई को समझाते हैं कि कितने खेल तमाशे होते हैं, मेले लगते हैं, हॉकी क्रिकेट का मैच होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। मैं इन सब से कट करके बिल्कुल अलग थलग सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। और फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं एक कक्षा में 2-2 साल बाद पास होता हूँ। और फिर तुम अपने लिए कैसे उम्मीद करते हो? तुम तो रात दिन खेलते रहते हो, 1 घंटा भी चैन से पढ़ते नहीं हो। तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हें लगता होगा, मुझे तो एक क्लास में कम से कम 2-3 साल लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे यही हाल रहे, तुम ज़्यादातर खेलने कूदने में ही व्यस्त रहोगे, तो तुम्हें तो लगता है कि पूरी उम्र इसी कक्षा में गुजारनी पड़ेगी। और वो फिर समझाते हैं कि अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में वास्तव में नहीं लगता, तो दादा की गाढ़ी कमाई का मतलब मेहनत की कमाई, पिता की जो मेहनत की कमाई है, उसको बर्बाद मत करो। भाई उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपना मन मार करके हमें, हमारे जीवन को सुधारने के लिए हमें हॉस्टल में भेजा है पढ़ने के लिए। और तुम ऐसे अगर समय बर्बाद करोगे, खेलोगे, पढ़ाई में मन ध्यान नहीं लगाओगे, तो तुम घर चले जाओ। कम से कम पैसे तो बचेंगे, एक जने का खर्चा तो बचेगा। और तुम्हें खेलने में गुल्ली डंडा ही खेलना अच्छा लगता है, तो घर जाकर आराम से तुम गुल्ली डंडा खेलो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक एक विविध विषय, फिर विश्राम।
तो बच्चों इस पैराग्राफ में छोटा भाई अपने बड़े भाई की डांट फटकार सुन करके उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रभाव पड़ता है छोटे भाई पर, उसका वर्णन कर रहा है। तो लेखक कहते हैं कि जो बड़े भाई ने अभी तक जो डांटा था ना, तो उसके बाद वो आंसू बहाने लगता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो उसे लगता है कि मैंने अपराध तो किया ही है, अब जब मैंने कसूर है मेरा तो मैं सुनना ही पड़ेगा मुझे भाई की लताड़। तो भाई साहब, क्योंकि उसके जो भाई साहब थे समझाने और उपदेश देने की कला में निपुण थे, कुशल थे, और वो उसका कहना है कि वो ऐसी ऐसी बातें कहते थे, सूक्ति बाण कहते हैं, सुंदर उक्तियाँ, सुंदर उक्तियों के ऐसे बाण चलाते थे कि लेखक के दिल के विचारे के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसे लगता था भाई के जितनी तो मेहनत मैं कभी नहीं कर सकता, और निराश हो जाता था लेखक, हताश हो जाता था, और इसी निराशा में कभी कभी उसे अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब लगती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि ये काम पढ़ना लिखना मेरे बस का है ही नहीं, बूते के बाहर का अर्थ है कि उसके बस का नहीं है। तो वो सोचता है कि भाई की जितनी मेहनत करने से तो मुझे चक्कर आ जाता है, मैं नहीं पढ़ सकता, और इससे अच्छा तो मैं मूर्ख ही रह लूँ। और सोचता था कि शायद भाई ठीक ही कहते हैं, मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन घंटे 2 घंटे जब वो सोच विचार में बैठता, उसके बाद धीरे 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 उसकी निराशा कम होने लगती, और वो फिर सोचता, उसका मजबूत दृढ़ निश्चय करता, इरादा पक्का करता कि अब मैं भाई की डांट नहीं सुनूंगा और जी लगा कर खूब मेहनत करके पढ़ूंगा। और इसी कोशिश में वो सोचता है कि एक टाइम टेबल बना देता हूँ कि टाइम टेबल के अनुसार मैं पढ़ूंगा। तो वो क्या करता है, पहले से तो कोई दिमाग में कोई नक्शा होता नहीं, कोई तरीका नहीं सोचता, अचानक से टाइम टेबल बनाता है। और वो टाइम टेबल बनाते समय खेल को वो बिल्कुल मद उड़ा देने का मतलब है कि खेल की बात वो ख़त्म कर देता है। वो अपने टाइम टेबल में खेल को रखता ही नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ पढ़ने की बातें उसमें होती हैं कि इतने बजे मैंने मुँह हाथ धोना है, नाश्ता करना है, और सुबह 6 से 8 उसने अंग्रेजी पढ़ी। ऐसे करके 1-1 घंटे का उसने टाइम दिया। कुछ विषय उसने सुबह रखे, कुछ विषय उसने हॉस्टल से घर आने, कमरे में आने के बाद रखे, और शाम तक अपनी पूरी पढ़ाई का टाइम टेबल बना करके रात 10 से 11 के बीच उसने अन्य और विषय जैसे जीके आदि भी रखा होगा, और उसके बाद सोने का रख दिया कि विश्राम करना है। तो ये सब कुछ उसने इस पैराग्राफ में बताया है कि मैंने इसमें क्या क्या किया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक ने बताया है कि कैसे उसने टाइम टेबल बनाया और क्या उसने टाइम टेबल में रखा, लेकिन क्योंकि उसकी रुचि पढ़ाई में तो थी नहीं, उसकी रुचि तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में थी। तो वो आगे बताते हैं इस टाइम टेबल इस अनुच्छेद में कि वो टाइम टेबल का ध्यान ही नहीं रख पाया, और फिर उसके साथ क्या होता है। लेखक का कहना है कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है, कि मतलब टाइम टेबल तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात। क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार उस पर अमल करना, उस पर चलना बहुत जिगरे की बात होती है, बहुत दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि उसके अनुसार अपने आप को ढालना। और जैसे उसने आज टाइम टेबल बनाया, अगले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो गई, मतलब टाइम टेबल एक किनारे रखा रह गया। जैसे ही वो पढ़ने बैठता टाइम टेबल के हिसाब से, उसे मैदान की वो सुंदर हरियाली, हवा के झोंके, उसे प्राकृतिक वातावरण, और फुटबॉल कैसे बच्चे खेल रहे होंगे वो सब, कबड्डी कैसे खेलते हैं, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल, ये सारे खेल उसे याद आ जाते, और वो
चुपचाप वो टाइम टेबल को छोड़कर अपने उद्देश्य को भूलकर, उसने क्या सोचा था, क्या संकल्प किया था, इसको भूलकर खेलों की ओर आकर्षित होकर फिर से मैदान में आ जाता। और यही उसकी दिनचर्या रहती। और उसके भाई को फिर से उसको नसीहत यानी उपदेश देना, सलाह देना, समझाना और फजीहत करना का मतलब उसको उसकी बेइज्जती करना, इसका मौका मिल जाता। इस तरह से लेखक अपने भाई के साए से भागने का मतलब उसकी परछाई से भी डरने लगा, क्योंकि भाई, जहाँ भी भाई मिलेगा भाई उसे डांटेगा। और इस तरह से लेखक क्या करता है कि अपने भाई की आंखों से दूर रहने की कोशिश करता है कि भाई को नज़र ही ना आए वो। और जब कोशिश करता है कि भाई किसी न किसी काम में लगे हों, तो बिल्ली की तरह दबे पाँव, मतलब पाँव की आवाज़ भी ना हो, इस तरह से कमरे में घुसता था कि भाई को पता ही ना चले। और जैसे ही अगर भाई को पता चल गया, भाई ने आंखें उठा के उसकी ओर देखा, तो लेखक के तो प्राण ही निकल जाते थे। यानी कि वो बहुत डर जाता था, उसे लगता था अब तो मैं मरा। और ऐसा लगता था उसे जैसे उसके सिर पर हमेशा नंगी तलवार लटकती रहती है कि न जाने कब भाई साहब कुछ घुड़कियाँ दे दें और कब उसको कुछ डांट पड़ जाए। फिर भी लेकिन कैसे, जैसे उसने एक उदाहरण दिया है लेखक ने मौत का, कि जैसे हमारे जीवन में मौत आती है या हमारे सामने मौत नाचती दिखाई दे हमें, या कोई मुसीबत आ जाए, तो भी हमें क्या है, मनुष्य को जीवन का इतना मोह होता है कि वो मौत के आगे भी उस विपत्ति से लड़ लेता है। और जीवन के प्रति ये माया मोह, ये जो बंधन है, जीवन का जो मोह है, ये हमें उस विपत्ति से लड़ने की ताकत देता है। ऐसे ही उसने अपने खेलों के बारे में भी कहा है कि मैं भाई की फटकार, भाई की घुड़कियाँ, उसकी डांट खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था, यानी खेल कूद करना नहीं छोड़ पाता था। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए हम इस पाठ का अगला भाग अगले वीडियो में भेजेंगे। आशा है तब तक आप अपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, और आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पाठ हमारे ही जीवन का एक भाग है। कहीं हमारे साथ आप लोग भी तो ऐसा नहीं करते?